बच्चों, आज मैं आप लोगों को नेफ्रॉन की संरचना के विषय में बताऊंगा। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती, कैसे बना होता है चित्र इसका, मैं आपको बताऊंगा। पिछला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पहले उस उत्सर्जन तंत्र के भाग 1 को देखें, तब दूसरा वीडियो ये देखें, तब उनको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखना है, इसका चित्र नेफ्रॉन का मैं एक चित्र संरचना दिखा रहा हूँ। नेफ्रॉन चूँकि मैंने कल बताया था ना कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो संरचना होती है वो 20 लाख सूक्ष्म नेफ्रॉन से होती है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको इनके हिस्से विषय में बताऊंगा। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है बच्चों, इस भाग को, जो ये वाला भाग है आपका, इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं बोमैन। मैं हिंदी में नाम ही लिख रहा हूँ, बोमैन, बोमैन संपुट। ठीक है, और जो आपका ये होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लो ग्लोमेरुलस। ठीक है बच्चों, इस भाग को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और आपका जो ये वाला भाग होता है इधर, इसको बोलते हैं पीसीटी। मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। पीसीटी का मैंने कल बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में बताया था, प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, इसका नाम बताया था। ये आपका पीसीटी होता है। ठीक है, जो यू के आकार में ये नली मुड़ी होती है, यू के आकार में, इस नली को बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं LOH। इसका नाम मैंने बताया था लूप ऑफ हेनले, यानी कि इसको हिंदी में नाम पढ़ेंगे हेनले का लूप, है ना। और जो ये वाला होता है पोर्शन, इसको बोलते हैं DCT। DCT, DCT मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है, बोमैन संपुट, इसका अंग्रेजी नाम होता है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, कई किताबों में अंग्रेजी नाम भी लिखा होगा बोमैन कैप्सूल, और बोमैन संपुट भी होता है। इसका नाम ग्लोमेरुलस, इसका हिंदी में भी वही नाम है, अंग्रेजी में भी वही नाम है, पीसीटी, ये शॉर्ट फॉर्म है। और पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, हिंदी में नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो यू के आकार की जो नली है, इसको बोलते हैं LOH, लूप ऑफ हेनले, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हेनले का लूप। इसको बोलते हैं DCT, मतलब कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब बच्चों इसका प्रोसेस क्या मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा ये नेफ्रॉन का चित्र है, ये नेफ्रॉन आप जानते हैं, ये नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक इकाई है? किडनी की, वृक्क की। जो ये है, ये नेफ्रॉन का पूरा चित्र है। अब आप ये मत सोच लेना कि इतना बड़ा, किडनी तो इतनी बड़ी होती है, ठीक है, उसमें एक नेफ्रॉन इतना बड़ा है, तो 20 लाख नेफ्रॉन कैसे आएंगे? तो बेटा ये समझ लीजिए, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके समझा रहा हूँ। ये इतनी बड़ी इसकी संरचना नहीं होती है। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, और वो बहुत सूक्ष्म संरचना होती है।
अगर मैं आपको वो सूक्ष्म संरचना बना के दिखाऊं तो शायद मैं खुद नहीं बना पाऊंगा, आपको समझाने तो दूर रहा। ठीक है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये एक नेफ्रॉन में क्या क्या होता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक नेफ्रॉन में 5 चीज़ होती है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। और हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं दोनों किडनी में मिलाकर? 20 लाख। 10 लाख दाएं वृक्क में और 10 लाख बाएं वृक्क में, है ना। ये मैंने पुराने वीडियो में बताया, आपको पिछली वीडियो में बताया। आज हमें जो इसकी क्रियाविधि को समझना है, कैसे कार्य करता है, नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है, ये हमें समझना है। तो बच्चों होता क्या है कि जो किडनी का प्रमुख कार्य था वो था रक्त को छानना, और दूसरा कार्य था जल का पुनरावशोषण करना। ठीक है बच्चों, ये बात तो आप बहुत पहले से जानते होंगे कि किडनी का कार्य रक्त को छानना होता है ना। क्योंकि आप लोग बहुत से परिस्थितियों को देखा होगा, किसी दूसरे के विषय में सुना भी होगा बच्चों आपने, कि किसी फला ईश्वर न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आपने सुना तब भी होगा किसी रोगी के विषय में कि उसको डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस डायलिसिस में यही होता है कि जब किसी व्यक्ति की किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, खराबी आ जाती है, मतलब उसके रक्त को छान नहीं पाता है, तो उसको डायलिसिस करानी पड़ती है, रक्त को छानना पड़ता है। तो रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है। और जो कि खराब हो जाती है तो डायलिसिस करानी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरा प्रमुख कार्य है, वो आप नहीं जानते थे पहले, कि किडनी का दूसरा कार्य क्या होता है? जल का पुनरावशोषण करना। ठीक है, ये नहीं जानते थे आप लोग, शायद नहीं जानते थे। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। बेटा होता क्या है कि यहाँ से हमारा अशुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ से अशुद्ध रुधिर क्या होता है? प्रवेश करता है। और इस तरफ से शुद्ध रुधिर बाहर निकलता है। शुद्ध रुधिर बाहर निकलता है, शुद्ध रुधिर। तो बच्चों यहाँ से अशुद्ध रुधिर जाता है, प्रवेश करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, और घूम कर यहाँ शुद्ध रुधिर बाहर निकलता है। अब अशुद्ध रुधिर प्रवेश किया, शुद्ध रुधिर बाहर निकला, है ना। अशुद्ध रुधिर प्रवेश किया और शुद्ध रुधिर बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में ऐसा कोई प्रोसीजर जरूर हुआ है जिसने रक्त को शुद्ध करने का काम किया है। एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, कि अशुद्ध रुधिर का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रुधिर बिल्कुल ही अशुद्ध है। अशुद्ध रुधिर का अर्थ ये होता है कि उसमें दो पदार्थ हैं, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अशुद्ध रुधिर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो केवल अशुद्ध पदार्थ को ही लिए। अशुद्ध रुधिर का अर्थ मतलब ये हुआ कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। ठीक है, उस अशुद्धियों में क्या आता है? उस अशुद्धियों में आपकी अमोनिया आता है। अमोनिया आता है, मैंने कल ही जिक्र किया था। और अमोनिया आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिक यूरिक एसिड आता है, यूरिक एसिड आता है, और आपका यूरिया आता है। ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस अशुद्ध रुधिर में कुछ शुद्ध पदार्थ भी है और अशुद्ध पदार्थ भी है ना। तो अशुद्ध रुधिर यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ पर शुद्ध रुधिर बाहर निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में ऐसा कोई प्रोसेस जरूर हुआ है जिसने रक्त को शुद्ध करने का काम किया है। ये अशुद्ध भाग है, ये बेटा हमारे शरीर में नहीं रुकना चाहिए, है ना। ये अशुद्ध भाग होती है, ये शरीर से बाहर निकालना ही होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम कोई भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं तो हमें भोजन से कोई ये जरूर मतलब ये निश्चित नहीं है कि हमें उससे जरूरी चीज़ें ही प्राप्त होती हों। जब हम भोजन खाते हैं तो हम ताकत के लिए खाते हैं, भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये बेटा आप समझ लीजिए कि भोजन करते हैं तो उससे हमें केवल ऊर्जा ही नहीं मिलती है, उससे हमें कुछ विषैले पदार्थ भी मिलते हैं जो बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो अशुद्ध भाग मैं आपको बता रहा हूँ, अमोनिया होता है,
यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ प्रमुख की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है बच्चों कि जो अशुद्ध रुधिर यहाँ जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर घूमते 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 यहाँ पर 3 चीज़ें छनकर बाहर निकलती हैं। एक तो आपका हो गया अमोनिया, दूसरा यहाँ से निकलता है यूरिया, फिर तीसरा यहीं से छन के निकलता है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड, ये पदार्थ छन छन के बाहर निकलते हैं जो कि बोमेन संपुट में पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों कि इन 3 के अलावा एक चीज़ और नीचे आती है, उस चीज़ को मैं ब्लैक पेन से दर्शा दे रहा हूँ। एक चीज़ और नीचे आती है जिसका नाम होता है जल। जो हम यहाँ पे बेटा हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, रोजाना की, दैनिक जीवन में रोजाना जो हम जल पीते हैं जो बाहर निकलता है, तो जैसे मैंने कोई जल पिया तो उसका 100% जल बाहर आता है। अब इस 100% जल को बाहर नहीं आना चाहिए। हमारे शरीर में जल 100% बाहर निकल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये अशुद्धियाँ, जब ये ग्लोमेरुलस से, ये पूरा ग्लोमेरुलस है, जब इसे अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है तो इससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो छन छन के नीचे आती हैं। लेकिन इसके साथ में एक जो हमें नहीं बाहर निकालना होता है, अर्थात जल। अमोनिया अशुद्ध है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारे शरीर के लिए नुकसान, ये तो बाहर निकलना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी चीज़ भी बाहर निकली जा रही होती है जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती है। जल 100% बाहर निकलने के प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर पीसीटी मतलब कि समीपस्थ कुंडलित नलिका मौजूद होती है। ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है। ये बोल देती है कि आप परेशान ना हो, आप 100% जल भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है कि आप 100% जल भेज रहे हैं और मैं यहाँ पर 70% जल का अवशोषण करे ले रहा हूँ। तो पीसीटी जो होता है वो 70% जल का अवशोषण कर लेता है। और जब जितना 100% में जितना जल यहाँ पे 70% अवशोषण हो जाता है, बाकी यहाँ पे जाता है 30%। अब इस 30% जो यहाँ पे गया, अब एलओएच बोलता है कि हम 5% का जल का अवशोषण करे ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना कितना अवशोषण हो गया, 70 5 75 का अवशोषण हो गया, ठीक है, 75 का अवशोषण हो गया। अब बाकी 25% पानी जो होता है, जल होता है, वो यहाँ आगे बढ़ता है। अब डीसीटी बोलता है कि मैं 70% जल का अवशोषण कर लूंगा। ये अवशोषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 100% जल शरीर से बाहर नहीं निकालना है। अगर 100% जल शरीर से बाहर निकल जाएगा तो बहुत बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे मैं इसका जिक्र करूंगा। तो जब ये जल निकल रहा होता है बाहर, तो पीसीटी बोलता है मैं 70% जल का अवशोषण कर लूंगा, और एलओएच बोलता है मैं 5% जल का अवशोषण कर लूंगा, और डीसीटी बोलता है मैं 17% जल का अवशोषण कर लूंगा। इस हिसाब से 70 5 75 और 75 और 17 कितने हुए बच्चों? 92%, है ना बच्चों। 92% जल का अवशोषण इन तीनों के द्वारा हो जाता है। 92% जल का अवशोषण इनके द्वारा हो जाता है, यानी 92% जल हमारे शरीर के अंदर बना रहता है। बाकी बचा 8% जल शरीर से बाहर निकल जाता है मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में। 8% जल बाहर निकल जाता है किस रूप में? 92% जल पीसीटी, एलओएच, डीसीटी के द्वारा रोक लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन तीनों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। बाकी 8% जल, 8% में आपका क्या क्या शामिल है? अमोनिया, यूरिया, है ना, यूरिक एसिड, ये सब शामिल है। ये सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। तो जो 8% जल बचा है उनके साथ ये मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और बाकी 70% जल का, 5% जल का, 17% जल का अवशोषण हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बेटा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जो
अगले बिंदुओं से भी मैं को रिलेट कराऊंगा उस चीज़ को। बच्चों यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो डीसीटी को कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई, मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा, इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये बेटा आपको बता दूं ये कहाँ पाया जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है बेटा, पीयूष ग्रंथि। तो जब पीयूष ग्रंथि से, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, इसका नाम पीयूष ग्रंथि है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है बच्चों, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये मस्तिष्क में ये शरीर, ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बहुत, ये समझ लीजिए आप कि जो मकाई का दाना होता है, मक्का का दाना होता है, उसके समान होता है, बहुत छोटी ग्रंथि है। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है ना। उसी से इस हार्मोन का स्रावण होता है, एडीएच हार्मोन का, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो ये हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन जो होता है, वो बहुत ही नौटंकी बाज हार्मोन है। अब आप लोग हंस रहे होंगे कि नौटंकी बाज हार्मोन कैसा है, तो मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको याद बना रहे। और नौटंकी बाज इसलिए है कि ये एक काम करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एडीज जो हार्मोन होता है वो डीसीटी को कंट्रोल करता है। मैंने अभी इसके पहले जिक्र किया था लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया था। अब मैं बता दूं कि जो एडीएच हार्मोन है वो डीसीटी को कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि एडीएच हार्मोन्स का जब श्रावण होता है तभी 17% 17% जल का अवशोषण कर पाता है कौन, डीसीटी। फिर से मैं बच्चों इस बात को दोहरा रहा हूँ कि एडीएच हार्मोन जब मस्तिष्क से स्रावण होता है तभी डीसीटी 17% जल का अवशोषण कर पाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एडीएच बहुत नौटंकीबाज हार्मोन है, मतलब कि बहुत ही जिद्दी टाइप समझ लीजिए आप, कि जब कोई इंसान अल्कोहल का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तो बेटा ये एडीएच हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है। ये कह देता मैं नहीं निकलूंगा मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि से मैं नहीं निकलूंगा, पी लो बेटा तुम शराब, अल्कोहल पी लो। तो होता क्या है उस दिन जब कोई इंसान अल्कोहल पी लेता है, शराब ग्रहण कर लेता है, तो होता क्या, ये हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। और जब ये श्रावण नहीं होगा तो डीसीटी 17% जल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये 17% जल भी 8% जल के साथ निकल जाएगा। मतलब कि टोटल अब कितने परसेंट जल बाहर निकलेगा, 17% प्लस 8% जल, टोटल 25% जल बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि जिस दिन इंसान कोई अल्कोहल का सेवन कर लेता है उस दिन वो मूत्र का त्याग ज़्यादा करता है, यूरिन बाहर ज़्यादा निकालता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना। मन यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट और पता चल गए कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। और ये शरीर में पाई जाने वाली बहुत सबसे छोटी ग्रंथि है। और इसकी बात आ गई तो एक बात और बता दूं कि जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, वो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है, आप याद कर लेना, कभी कभी पेपर में आ भी जाता है। तो बेटा ये पूरा नेफ्रॉन का वर्क है, ठीक है, ये वर्क होता है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पूरी क्रियाविधि है कि यहाँ पे अशुद्ध रुधिर जो हुआ छन के बाहर निकल जाता है शुद्ध रुधिर के रूप में, और 100% जल ना निकलने पाए
बाहर, चूँकि 100% बेटा जल बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में पानी की बहुत बड़ी कमी, हम सीधे पिएंगे और सीधे बाहर निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो निकलना ज़रूरी भी है, लेकिन 100% जल का निकलना बाहर ज़रूरी नहीं है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको कौन रोकता है? पीसीटी रोकता है, एलओएच रोकता है, डीसीटी रोकता है, और कुल जल 92% हमारे जल में, ध्यान रखना 92% जल का पुनरावशोषण हो जाता है ना, 92% जल का क्या हो जाता है? पुनरावशोषण हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे एक नेफ्रॉन का वर्क है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तभी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाविधि है नेफ्रॉन की। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें और अच्छे से लिखें, अच्छे से पढ़ें और बहुत ऊंचे पदवी पर पहुँचे, हम यही हमेशा चाहेंगे। और बच्चों आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मेहनत से पढ़ें, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत ऊंचे पायदान पर पहुँचे। धन्यवाद।